हाय एवरीवन। तो आज से हम लोग एंथ्रोपोलॉजी का सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो यूपीएससी ऑप्शनल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता ही होगा जैसे एंथ्रोपोलॉजी वन ऑफ द पॉपुलर सब्जेक्ट है यूपीएससी ऑप्शनल के लिए। तो फिर इस सीरीज़ में हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और जिनका डिटेल डिस्कशन एंड जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो सारा कंप्लीट करेंगे। तो आइए फिर साथ में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पेपर 1 से, जिसका फर्स्ट चैप्टर मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, हम लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते क्यों हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी जो वर्ड है उनको ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एंथ्रोपोस एंड लोगोस, मतलब मैन और स्टडी ऑफ साइंस। इसका मतलब है कि ह्यूमन को स्टडी करना, मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंसानों के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है नीचे। एंथ्रोपोलॉजी इज़ द होलिस्टिक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल कल्चर इवोल्यूशन एंड वेरिएशन ऑफ ह्यूमन अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। मतलब टाइम के साथ में इंसानों का पास्ट और प्रेजेंट के बारे में स्टडी करना ही एंथ्रोपोलॉजी है। मतलब बेसिकली इंसानों के बारे में पढ़ना, उसी को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दिया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। तो देखते हैं पहला क्रोबर। तो क्रोबर ने बोला हुआ है कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ग्रुप ऑफ मैन एंड देयर बिहेवियर एंड प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि एंथ्रोपोलॉजी मैन का एक ऐसा ग्रुप है जो उनके बिहेवियर एवं प्रोडक्शन को स्टडी करता है। जैसे पहले ही हम लोग बोले स्टडी ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन के बारे में स्टडी करना है, तो उसका बिहेवियर प्रोडक्शन सब उसी में आ जाता है। और ये स्कॉलर्स का डेफिनेशन आप एंथ्रोपोलॉजी के डेफिनेशन से लिंक कर सकते हैं, आप इसको एग्ज़ाम में भी एडिट कर सकते हैं। अच्छा लगा, बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत कुछ बोला हुआ है, पर हम कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट का ही देखेंगे। उनके बाद बोला हुआ है जैकबसन स्टर्न ने, प्रोनाउंसिएशन आप एक बार देख लीजिएगा। उन्होंने भी बोला हुआ है कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। मतलब वही है कि ह्यूमन का बिहेवियर, उनका सोशल, फिजिकल, कल्चरल के बारे में स्टडी करना ही, कैसे उनका पेरेंट्स हुआ तो उसी के बारे में स्टडी करना ही बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी है। फिर हर्स्कोविट्ज़ ने भी बोला हुआ है कि एंथ्रोपोलॉजी में भी डिफाइन एज द मेजरमेंट ह्यूमन बींग्स के मेजरमेंट को मेजरमेंट के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी को। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो बेसिकली नेचर का मतलब होता है कि एंथ्रोपोलॉजी का नेचर कैसा है, कि जो हम अभी से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ही वही होता है कि मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर, फोकसेस ऑन ह्यूमन बिहेवियर। मतलब उसका मतलब ही वही है कि पास्ट एंड प्रेजेंट को एंड फ्यूचर को देखना एंथ्रोपोलॉजी में, फिर उसका ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चरल को स्टडी करना, फिर ह्यूमन बिहेवियर पे फोकस करना। उसका एंथ्रोपोलॉजी का नेचर ही यही होता है। आप नेचर में ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब आता है स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को हम लोग बेसिकली 4 सब डिसिप्लिन में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम लोग कि अलग अलग डिसिप्लिन में क्या क्या स्कोप होता है। तो फर्स्ट है बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिर सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिर आर्कोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। इसका नेक्स्ट चैप्टर में और भी बहुत अच्छे से डिटेल्स में हम लोग देखेंगे इसके टॉपिक में। अभी बस बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि अच्छा ये सब होता क्या है। बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं। सो इन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल और फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमंस और उनके एंसेस्टर्स में उनके पूर्वज के बारे में पढ़ना कि कैसे क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है, कैसे ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर उनका एडॉप्शन टाइम के साथ, फिर पॉपुलेशन के बारे में, मतलब सब बायोलॉजिकल फील्ड के बारे में पढ़ना कि ह्यूमन के बारे में। तो वही हम लोग बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग वही पढ़ते हैं। अब आता है हम लोग का सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग कल्चर का इवोल्यूशन को देखते हैं अलग अलग टर्म्स में। तो इसमें हर तरह सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग इवोल्यूशन से वेरिएशन तक की मतलब हर चीज़ पढ़ते हैं, जैसे मैरिज हो गया, किनशिप हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, मतलब हर कल्चर के बारे में, मतलब इंसान का जो कल्चर होता है हम लोगों का, तो कल्चर के बारे में ही पढ़ना सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का चैप्टर ही है, तो उस चैप्टर में हम लोग और डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका रेलेवेंस, इसका स्कोप, सब कुछ। तभी बस बेसिक डेफिनेशन जान लो कि क्या होता है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, हम लोग क्या पढ़ते हैं सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में।
फिर आता है आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है ह्यूमन के पास्ट को स्टडी करना, उनके टूल्स वगैरह हो गया, जो पोइट्री वगैरह हो गया, उनके बारे में देखना कि कैसे इंसान पुराने टाइम में रहता था, मतलब फिर कैसे इवॉल्व हुआ ओवर टाइम, उनका ऑल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बेसिकली स्टडी करना, उसी को आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो फिर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है लैंग्वेजेस के बारे में बेसिकली पढ़ना, मतलब कैसे लैंग्वेज इवॉल्व हुआ ओवर टाइम, पहले कैसा था अभी कैसा है, फिर उसी के बारे में बेसिकली लैंग्वेज के इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करना ही लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, मतलब उन्हीं को लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो एंथ्रोपोलॉजी कैसे आया, कैसे इवॉल्व हुआ, कब पढ़ना हम लोग स्टार्ट किए। तो बेसिकली जो एंथ्रोपोलॉजी का डिसिप्लिन है वो मतलब एज अ डिसिप्लिन, मतलब एज अ एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल ब्रांच, तो वो 16th सेंचुरी से पहले हम लोग नहीं पढ़ते थे। तो बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जिसने हेरोडेटस जैसे, उन्होंने एक कंडक्ट कराया था मतलब एंथ्रोपोलॉजी का नेचर के बारे में पढ़ने के लिए, जो 14 या 4 या 5 सेंचुरी के लगभग। तो ऐसा कोई इंडिविजुअल वर्क या रिसर्च तब तक नहीं हुआ था, मतलब 19 सेंचुरी से पहले उन्होंने बस एक अपना कंडक्ट कराया था। ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी जो जैसे हम बोले थे 4th या 5th सेंचुरी में, बस फर्स्ट एक मतलब उनके बारे में, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जस्ट बोला गया था। जैसे ग्रीक फिलोसोफर है, उन्होंने जस्ट बोला था कि अच्छा एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, मतलब ऐसा कोई इंडिविजुअल रिसर्च तब तक हुआ नहीं था, मतलब जस्ट एक स्टडी कंडक्ट करवाया गया था उस टाइम पे। तो फिर उन 16 और 17 सदी के दौरान मतलब कुछ सोशोलॉजी के स्कॉलर हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जस्ट उन्होंने ऐसा बात की। तो जैसे एग्जांपल में आप देख ही सकते हैं, हर्बर्ट ने उन्होंने बस बोला था। तो एंथ्रोपोलॉजी का जो टर्म है वो 16th सेंचुरी में एक जनवर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उन्होंने कॉइन किया था। मतलब उस वक्त ये अलग डिसिप्लिन के रूप में नहीं देखा जाता था, मतलब बस उन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है। और बल्कि इससे इंसानों के फिजिकल एवं मॉरल एक्सपेक्ट का सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन एवं ऑब्जर्वेशन के रूप में भी समझा जाता था। ठीक है। तो ये देखते हैं 19th सेंचुरी में जाके एंथ्रोपोलॉजी का एक, फिर 19th सेंचुरी में एंथ्रोपोलॉजी का एक सेपरेट ब्रांच बना। तो फिर उसके बारे में फिर एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाने लगा। फिर इसमें सब डिसिप्लिन में आए, जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। फिर जो स्कॉलर्स इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलना शुरू कर दिया। तो बेसिकली 19th सेंचुरी के बाद ही आया है एंथ्रोपोलॉजी, सेपरेट अपना एक ब्रांच बना है। ठीक है। डेवलपमेंट के बारे में हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे, अलग अलग स्कॉलर्स ने क्या बोला है क्या नहीं, तो अलग चैप्टर में आएगा। अभी बस एक बेसिक चीज़ जान लो कि आज कैसे क्या हुआ था। आइए अब देखते हैं रिलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इसका मतलब एंथ्रोपोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो हम लोग इसको अलग अलग एक्सपेक्ट में देखेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं। पहला, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डिफरेंस, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जो जो पीपीटी में लिखा हुआ है आप लोग एक बार पढ़िएगा इसको वीडियो पोस्ट करके। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है ये काफ़ी सारा मिथ्स को क्लियर करता है रिगार्डिंग ट्राइबल्स। जैसे पहले सोचा जाता था कि वो लोग बहुत जंगली है या फिर क्रूर टाइप के हैं, तो वो मिथ्स को क्लियर करता है। और इसमें हम रेसेस और ह्यूमन रेसेस के फिजिकल एवं जेनेटिक एक्सपेक्ट को भी स्टडी करके रेसिज्म जैसा मिथ्स को भी डिस्प्रूव किया है एंथ्रोपोलॉजी ने। ठीक है। तो अब देखते हैं अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ बेटर, मतलब अपने आप को और कैसे हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ये प्रूव करती है कि हम सभी बिहेवियर को सीख सकते हैं और अपने हिसाब से हम अपने कल्चर को अपने हिसाब से अपने कल्चर को चेंज कर सकते हैं। इसमें कल्चर भी बहुत हेल्प करता है कि हम इंट्रा ग्रुप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जैसे हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट हो गया, कास्ट कन्फ्लिक्ट हो गया, हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स बेटर का मतलब यही होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजी की जो नॉलेज है उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए यूज करना। इसमें एंथ्रोपोलॉजी अपने कल्चरल, बायोलॉजिकल एवं आर्कोलॉजिकल एवं लिंग्विस्टिक जितना एक्सपर्टीज़ है इसमें इस्तेमाल करके हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में अपना काम करते हैं। जैसे अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी किसी कम्युनिटी के साथ मिल के एक हेल्थ प्रोग्राम जैसे बनाता है, तो
उनकी कल्चर प्रैक्टिसेस को रेस्पेक्ट करता है ताकि उनकी प्रोग्राम को और इफ़ेक्टिव हो और लोगों तक इजीली एक्सेप्ट करें। ठीक है, आप लोग इसको एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा अच्छे से अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का, तो आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं एक्शन एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। तो एक्शन एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का ही। तो जैसे हम लोग अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में देखें कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपना एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हैं अलग अलग फील्ड में इशू फाइंड करने के लिए। तो इसमें एक्शन एंथ्रोपोलॉजी में भी यही होता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट इशू तो फाइंड करते हैं बट उसको फिर एम्पावरमेंट में वो अपना फोकस करते हैं, फिर प्लान्स वगैरह में खुद ही इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्राइबल सब प्लान हो गया, ट्राइबल पंचशील हो गया। ठीक है, तो एक्शन और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी दोनों एक दूसरे का पार्ट है। तो बात करते हैं यूनिक अप्रोचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसका मतलब वही कि एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो ह्यूमन बीइंग का, एक यूनिक अप्रोच हो एंथ्रोपोलॉजी का जिसमें होलिज्म एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में देखा जाए, स्टडी किया जाए एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, तो आज का चैप्टर बस यहीं पे ख़त्म होता है। अगर प्लीज़ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।